हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह। और जैसा कि आपको पता है कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसके अंतर्गत इसको हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था और ये इस जो ये चैप्टर है इसकी दूसरी क्लास है। इसके बारे में हमने पढ़ा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। और अब हम जानने वाले हैं तारों का निर्माण, यानी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था तो बिग बैंग जो थ्योरी थी वो पढ़ी थी। और जो अब आज हम एक और जो थ्योरी है वो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में जानेंगे तारों का निर्माण और फिर जानेंगे ग्रहों का निर्माण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। और आज हमें जो शुरू करना है वो है साम्यावस्था सिद्धांत से। तो जो साम्यावस्था जो सिद्धांत दिया था वो 3 वैज्ञानिकों ने दिया था, जो थे थॉमस गोल्ड, हरमन बॉन्डी व फ्रेड हॉयल। जो यहाँ पे फ्रेड हॉयल है जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, उनकी तो यहाँ पे फोटो भी दी हुई है। अब जो ये साम्यावस्था सिद्धांत वैसे तो इतना ज़रूरी है नहीं, फिर भी इसकी हम बिग बैंग जो थ्योरी थी उससे तुलना करके इसको जानेंगे। तो क्या बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था कि मैटर डिल्यूट्स एज द यूनिवर्स एक्सपेंड्स, यानी कि जो ये पदार्थ है वो पदार्थ का विस्तार होता गया जैसे जैसे ये ब्रह्मांड आगे बढ़ता गया। ये पदार्थ जो आप पहले वाले जो ये शुरुआत जो ये डायग्राम है उसके माध्यम से देख सकते हो कि ये जो पदार्थ का है जो विस्तार होता गया, यानी पदार्थ तो उतना ही है लेकिन वो दूर दूर खिसकता गया जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ता गया। लेकिन जो साम्यावस्था सिद्धांत है, साम्यावस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी के अनुसार जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ता गया तो पदार्थ भी बढ़ता गया। आप ये दूसरा वाले नीचे वाले इस डायग्राम के अनुसार देख सकते हो कि जैसे जैसे ब्रह्मांड आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये यहाँ पे पदार्थ भी आगे बढ़ता गया। देख सकते हो आप इसमें पदार्थ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये थी जो साम्यावस्था सिद्धांत था, एसएससी यानी कि स्टडी स्टेट थ्योरी, एसएसटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जो अब हम थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि हम जो आगे जो तारों का निर्माण पढ़ने वाले हैं उससे पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो है जो जो अर्थ और मून के बारे में है। तो जो जो अर्थ और जो मून है यानी कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है उनके बीच में जो एवरेज जो डिस्टेंस है, जो एवरेज जो औसत जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। और इसे लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष में जैसे कि हम मापते हैं, जो ज़्यादा बड़ी दूरी होती है तो वो है 1.255। आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मापक है। और प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, यानी कि एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। सामान्यतः 3 लाख किलोमीटर होता है। और जो प्रकाश की गति है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, जो यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश। और इसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि जब ये एक साल में जो प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4607 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। और जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है वो है 14,95,98,हजार किलोमीटर। तो 14,95,98,हजार किलोमीटर है। और पृथ्वी और सूर्य के मध्य अगर दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाए, अगर दूरी के बारे में प्रकाश वर्ष में पता करना हो हमें, तो जो प्रकाश वर्ष में जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के मध्य वो है 8.311 प्रकाश वर्ष, 8.311 लाइट ईयर।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि जो तारों का निर्माण, जो आज का जो हम अपना जो टॉपिक है वो है तारों का निर्माण, यानी कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ स्टार कैसे हुआ। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का असमान वितरण हुआ, यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इन द यूनिवर्स। तो जैसे ही वो जो हमने पहले पढ़ा था कि एक कण से बनी हुई है पृथ्वी, जैसे उस कण में महाविस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का असमान वितरण प्रारंभ हुआ। फिर जब ये असमान वितरण हुआ तो गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण, यानी कि जब ये ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ का असमान वितरण, यानी कि वो कण में महाविस्फोट हुआ तो जब ये पदार्थ दूर दूर जाने लगा तो इसमें मतलब कि ये चक्कर काटने लगा, इसमें एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल आ चुका था, जिसके फलस्वरूप वो गुरुत्वाकर्षण बल उस पदार्थ को अपनी ओर खींच रहा था। और फिर उस गुरुत्वाकर्षण बल से निहारिका का निर्माण हुआ। निहारिका का अर्थ यानी कि जो हाइड्रोजन गैस से बने हुए, जो हाइड्रोजन गैस और जो जो धूल कणों से जो बने हुए बादल होते हैं उन्हें ही निहारिका या फिर नेबुला कहते हैं। और इन्हें ही तारों की नर्सरी भी कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन फिर निहारिका का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल का संचय हुआ, जो कि हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल होते हैं। निहारिका, हिंदी में इसे निहारिका कहते हैं और इंग्लिश में इसे नेबुला कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में इसे ही नेबुला कहते हैं और हिंदी में इसे निहारिका कहते हैं। और फिर आगे जो हुआ, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि निहारिका से आकाश गंगाओं तथा तारों का निर्माण हुआ, यानी कि जो नेबुला है उससे ही फिर आकाश गंगाएं बनी, फिर आकाश गंगा से तारों का निर्माण हुआ। आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि जो 99.8% यानी कि 99.8% जो द्रव्यमान है वो बीच में सूर्य का हो गया, और बाकी जो 0.2% जो पदार्थ जो बाहर बच गए थे उनसे जो सभी जो ग्रह हैं उन सब ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, जो जितने भी जो कुछ उल्काएं पिंड हैं उनका निर्माण हुआ। और फिर उसके बाद तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 बिलियन वर्ष पहले हुआ। और फिर तारों का निर्माण हुआ इससे आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये तारों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो अब इसको वापस से बता देता हूँ कि पहले ब्रह्मांड में, आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि शॉर्ट में लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड में पहले ऊर्जा व पदार्थ का असमान वितरण हुआ, फिर गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ, फिर निहारिका का निर्माण हुआ या नेबुला का निर्माण हुआ, फिर नेबुला से आकाश गंगाओं और तारों का निर्माण हुआ, फिर तारों के निर्माण से फिर जो तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 बिलियन वर्ष पहले हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये सोलर सिस्टम, हाउ डिड आवर सोलर सिस्टम कम टू बी, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना। आप इस चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हो कि पहले तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले ये मतलब ऐसे ये लाल लाल कलर ऐसा कुछ बादलों जैसे धूलकणों जैसा जो दिख रहा है बिल्कुल इस प्रकार से था। इट ऑल बिगेन अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो इन ए विस्पी क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, जो गैस और धूल कणों का कुछ एक समूह के जैसा था ये। फिर उसके बाद जो है कि एट सम पॉइंट पार्ट ऑफ द क्लाउड कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ, पॉसिबली बिकॉज द शॉक वेव ऑफ ए नियरली सुपरनोवा एक्सप्लोजन कॉज्ड इट टू कंप्रेस, यानी कि इसी से जो पदार्थ है वो दूर दूर गया, पहले तो विस्फोट हुआ, तब फिर ये इसका संकेंद्रण होना शुरू हुआ, यानी कि एक अंदर इसका संकेंद्रण होना शुरू हुआ। फिर यहाँ पे जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की तरफ पदार्थ को खींचने लगा, और जब ये अंदर की तरफ पदार्थ को खींचने लगा तो सभी जो पदार्थ है ये अंदर ज़्यादा भारी हो गया और बाहर से हल्का हो गया, तो फिर ये ज़्यादा भारी हो गया, इसमें और भी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और भी ज़्यादा पदार्थों को खींचने लगा। और इस प्रकार बाहर तो
बहुत ही कम द्रव्यमान रह गया और अंदर ही इसका सारा का सारा द्रव्यमान अंदर ही चला गया। और इस प्रकार से जो आज का हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार सा है। आप इस चित्र में देख सकते हो कि अंदर सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह हैं, उल्काएं हैं, पिंड हैं, सब कुछ है। लेकिन जो सूर्य का जो द्रव्यमान है वो है 99.8% पूरे सौरमंडल का। यानी कि जो जितना भी जो द्रव्यमान है सौरमंडल का वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी कुछ सब कुछ सूर्य में निहित हो गया। और सूर्य भी एक तारा ही है। और ये जो बाकी जो 0.2% 0.2% जो द्रव्यमान जो बचा हुआ था वो बाहर उनसे ग्रह बने और ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तारे कैसे बने, तारों का निर्माण कैसे हुआ। तो दो आकाशगंगाओं के मध्य हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। ये आपको पता ही होगा कि जो दो आकाशगंगाएं हैं उनके मध्य हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। और आकाशगंगाओं का व्यास 80,000 से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि तारों का निर्माण कैसे हुआ। Clouds of gas and dust are distributed by the gravity of a nearly phenomena। यानी कि जो गैस और धूल कण है वो उनका असमान वितरण हुआ। फिर द डिस्टर्बेंस कोज क्लम्स टू फॉर्म एंड ड्रॉ गैस इनवर्ड्स। फिर जो कुछ जो गैस और जो धूल कण है उनका संकेंद्रण प्रारंभ हुआ जो अंदर उनके केंद्र में निहित होते गए। फिर दो collapsing clump began to rotate and flatten into a disk of gas and dust। एक डिस्क के समान हो गया ये। आप यहाँ पे देख सकते हो फिर द डिस्क रोटेट्स फास्टर एंड फास्टर पुलिंग मोर मटेरियल इनवर्ट्स क्रिएटिंग ए हॉट डेंस कोर कॉल्ड ए प्रोटोस्टार। यानी कि फिर क्या है कि ये जो तब तारों का निर्माण हुआ तो अंदर ज़्यादा भारी हो गया और फिर ये डिस्क थी जो डिस्क का रूप प्राप्त किया था। ये डिस्क घूमने लगी और इससे गुरुत्वाकर्षण बल और भी ज़्यादा बढ़ गया और इसके अंदर पदार्थ और भी ज़्यादा तेज बल से खींचने लगा। फिर और इससे कोई प्रोटोस्टार का निर्माण हुआ। When the protostar become hot enough, hydrogen atoms begin to fuse, producing helium and energy। यानी कि फिर हाइड्रोजन गैस से फिर हीलियम गैस का निर्माण हुआ। ये जब ये प्रोटोस्टार गर्म हो गया तो हाइड्रोजन एटम्स बिगेन टू फ्यूज और प्रोड्यूसिंग हीलियम एंड एनर्जी। यानी कि फिर हीलियम और एनर्जी का उत्पादन हुआ। फिर आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स ए बाइपोलर फ्लो इरप्ट्स फ्रॉम द protostar and blasts away remaining gas and dust। फिर क्या है कि बहुत सारे मिलियन ईयर्स के बाद में ये प्रोटोस्टार से गैस और धूल कणों बाहर निकले और इस प्रकार से तारों का निर्माण हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रहों का निर्माण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है ग्रहों का निर्माण उसकी तरफ। तो जो ग्रहों का निर्माण है उसमें पढ़ेंगे कि ये जो तारे जो है निहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड है। मैंने बताया था कि तारे जो निहारिका या नेबुला है, नेबुला से इनका निर्माण हुआ है और तारे निहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड़ का निर्माण हुआ और इस करोड़ के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। यानी कि रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। यानी कि जिस प्रकार से हमने तारों का निर्माण पढ़ा था उसी प्रकार से ग्रहों का निर्माण भी पढ़ेंगे और उसी से मतलब आगे का पार्ट होगा ये ग्रहों का निर्माण। यानी कि फिर वो जो 0.2% जो द्रव्यमान बच गया था उसे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। फिर अगली अवस्था में गैसीय बादलों का संघनन आरंभ हुआ और पदार्थ के छोटे गोलों का विकास। ये छोटे गोले संसर्जन यानी कि अणुओं में जो पारस्परिक आकर्षण बल होता है उसे संसर्जन कहते हैं। संसर्जन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए, यानी फिर ग्रहाणु बन गए और फिर ग्रहाणुओं में विकसित होने के बाद संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए। यानी कि संगठन यानी कि कोलिजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए, यानी कि ग्रहाणुओं से पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है
और फिर अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहणों के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने, यानी कि ग्रहणों से फिर ग्रह बने। अब आप यहाँ पे इस वाले चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो कि पहले तो ये डस्ट पार्टिकल था, शुरुआत में ऐसा था, फिर मतलब इस प्रकार से कुछ सालों बाद, कुछ मिलियन ईयर्स के बाद में हमारे इस प्रकार के ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ये यहाँ पे तारों का निर्माण और ग्रहों का निर्माण बताया गया है, आप देख सकते हो। जो ये रॉकी प्लैनेट्स थे, यानी कि जो भारी ग्रह थे, पत्थर के, जो अंदर की तरफ थे, और जो गैस के प्लैनेट थे वो बाहर की तरफ थे। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब दो समान पार्टी जब दो एक जैसे पदार्थ जुड़ते हैं तो उसे कोहेजन कहते हैं, और जब दो अलग अलग तरीके के पदार्थ जुड़ते हैं तो उसे एडिशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में पृथ्वी के उद्भव के बारे में, यानी कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिए, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में पृथ्वी के उद्भव के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।